नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान समेत जैश के 3 आतंकी ढेर। पुलवामा के पिंगलीना इलाके में रविवार रात से जारी मुठभेड़ में एक मेजर समेत 5 जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी और सेना के ब्रिगेडियर घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बताया बेहद गंभीर खतरा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री के साथ शिखर वार्ता के बाद कहा, बातों का समय निकल चुका है, अब कार्रवाई का है वक्त। दोनों देशों के बीच रक्षा, असैन्य, परमाणु और कृषि समेत 10 क्षेत्रों में समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने वेदांता को दी मद्रास हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील करने की छूट। सीबीआई को पिछले साल पुलिस की गोलीबारी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का दिया निर्देश। भारत को बड़े और मजबूत बैंकों की जरूरत। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को नीतिगत दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर दिया जोर। और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जासूसी के कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय वकील हरीश साल्वे ने की जाधव की जल्द रिहाई की मांग। 4 दिन चलेगी सुनवाई। मंगलवार को पाकिस्तान के वकील पेश करेंगे दलील। और आइए रुक कर लेते हैं पहली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी है। वेदांता समूह का स्टरलाइट संयंत्र फिलहाल बंद ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार करते हुए एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि स्टरलाइट संयंत्र में पुलिस की गोलीबारी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल 15 दिसंबर को प्लांट शुरू करने की इजाजत दी थी। तमिलनाडु सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि संयंत्र फिर खोलने का आदेश देना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जुरिस्डिक्शनल का इशू जो है उसको सुलझाना पड़ेगा कि भाई एक अपील ऑर्डर हुआ था, उस अपीलेट ऑर्डर को आप सीधा एनजीटी ले गए, बजाय उसको अपीलेट ऑर्डर को हाई कोर्ट में ले जाना था चैलेंज करने के लिए। तो इतना सा आज पॉइंट था जुरिस्डिक्शन पे। अब वो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट कितनी जल्दी मद्रास हाई कोर्ट निपटाएगी वो अब टाइम बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में वेदांता समूह ने भी एक याचिका दायर की थी। इसमें एनजीटी के आदेश को राज्य सरकार से पालन करवाने का आदेश देने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा है। He has not allowed that order of NGT and he has asked us to go back to the High Court and he has told us to approach the Chief Justice in the High Court, Madras High Court for an urgent hearing. This is only on the grounds of maintainability and not on the grounds of merit. He has not gone into the merits at all. एनजीटी ने बीते 15 दिसंबर को दिए अपने फैसले में प्लांट को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी। पिछले साल 22 मई को स्टरलाइट संयंत्र को लेकर तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 13 लोगों की मौत हो गई थी। विरोध करने वालों का आरोप था कि संयंत्र से पर्यावरण संबंधी नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पूरे इलाके का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इस संयंत्र को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।
और आइए इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हम रुक करते हैं। विजय पंजवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। विजय जी, स्वागत है आपका। पहली खबर में समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो मामला है एनजीटी से सुप्रीम कोर्ट में आया, क्या बातें रही इसमें और तमिलनाडु सरकार की याचिका में क्या कुछ बातें कही गई थी जिसके बाद ये फैसला आया कि आप मद्रास हाईकोर्ट जा सकते हैं? नमस्कार। देखिए, ये तमिलनाडु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ही पॉइंट उठाया था कि एक अपीलेट अथॉरिटी होती है जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये अपीलेट अथॉरिटी के पास ज्यूरिसडिक्शन है ऐसे मामले सुनने का। अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर किसी भी इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया या उसके खिलाफ जा रहा है तो उसको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना होता है। लेकिन इस केस में स्टरलाइट अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गया और सीधा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल चला गया। उसकी कई वजह है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास इतनी बड़ी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पास जजेस हैं, उसके पास टेक्निकल स्टाफ है, उसके पास पूरा का पूरा एक मदद है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि स्टरलाइट वालों ने सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों जाएं, क्योंकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उनका क्यों जाएं, हम यहीं रहते हैं और एनजीटी चले जाते हैं जी। तो अब एनजीटी में सिर्फ दो चीजें थी, एक तो पोल्यूशन का मामला उठा, दूसरा ज्यूरिसडिक्शन का मामला उठा। तो एनजीटी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन है और जो पोल्यूशन है उसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी की गठन बनाई गई और वो एक्सपर्ट कमेटी में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी था और तमाम और एक्सपर्ट बॉडीज थी। और इस एक्सपर्ट कमेटी ने इंस्पेक्शन किया, लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की और फिर उस नतीजे पर पहुंची कि भाई ये कंप्लाइंट यूनिट है, इसके पास सब कुछ है और जो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की जो बातें हैं ये दोनों निपटाई जा सकती हैं। और इस वजह से इस नतीजे पे पहुंचे कि ये चीजें अगर ये यूनिट करेगी, इंडस्ट्री करेगी, तो प्रदूषण नहीं होगा पानी का और वायु का। तो ये सब देखते हुए एनजीटी ने कहा कि भाई इस प्लांट को खोला जाए जी। तो अब ये क्या है, अब ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स आ गई है। तो बजाय उस ऑर्डर को फॉलो करने के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो तमिलनाडु का है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और उन्होंने कहा कि ये एनजीटी का जो ऑर्डर है प्लांट खोलने का, इसकी फैक्ट्री खोलने का, ये गलत ऑर्डर है। तो इस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है तो उन्होंने कहा कि पोल्यूशन के मामले में तो हम कुछ बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक टेक्निकल मैटर है, ये टेक्निकल पॉइंट्स है और एक एक्सपर्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, उसका एक नतीजा है, तो हम इसमें तो जाएंगे नहीं। वो नतीजा फाइनल हो चुका है जी। अभी जजमेंट में उन्होंने दूसरी पॉइंट उठा ली कि भाई ये जो अगर आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑर्डर है वो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना था, स्टेट गवर्नमेंट की वहीं। तो उधर आप नहीं गए, आप सीधा चले गए एनजीटी। तो अब आप ऐसा करिए, इसको पूरे का पूरा जो एनजीटी का ऑर्डर है इसको खारिज कर दिया और इनसे कहा है कि अगर आपको ठीक लगे तो आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाइए। यानी कि नए सिरे से अब इस मामले की सुनवाई होगी। विजय जी, एक और अहम बात कही गई है कि पिछले साल जो पुलिस ने गोलीबारी की थी उस पे कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कुछ दलीलें रखी गई थी कोर्ट में? देखिए, जो पुलिस की फायरिंग हुई थी, अब वो स्टरलाइट इंडस्ट्री ने तो की नहीं थी। स्टरलाइट इंडस्ट्री तो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें लीगली वो वहाँ फैक्ट्री लगी हुई है उसकी, और ये फायरिंग हुई थी इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर कहीं। तो स्टरलाइट वालों ने तो फायरिंग की नहीं थी। हमने भी टीवी पे देखा था, सभी ने देखा था कि पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टरलाइट के पास तो है नहीं। तो ये जो फायरिंग हुई थी वो स्टेट गवर्नमेंट के ही पुलिस वालों ने कराई थी और उसमें 13 लोगों की जान गई। अब किस तरह से गोली मारी, और भाई टांग पे मारते और नहीं मारते। अब आपने ऐसी पुलिस वालों ने गोलियां मत चलाई वहां कि वो 13 लोग मर गए।
जी तो इस पे ऊपर आप ना एनजीटी ने ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि स्टरलाइट फायरिंग में मिला हुआ ही नहीं है, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है फायरिंग से। जी बिल्कुल। वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? सरकार ने अपनी याचिका में क्या बातें रखी हैं? उनकी जो मांगे हैं वो क्या, उन चीज़ों पर भी दलीलें हुई कोर्ट में? हाँ, वो सब हुई, क्यों नहीं हुई? वो भाई उनके तो जो वहाँ लोग रहते हैं उनके 2-3 पॉइंट थे कि भाई ये जो धुआं निकलता है उससे हवा का प्रदूषण हो रहा है, जो पानी थोड़ा बहुत निकलता है। अब पानी क्यों मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत निकलता है, क्योंकि जो स्टरलाइट का प्लांट है वो जी। जीरो डिस्चार्ज प्लांट है। इसका मतलब कि पानी बाहर जाता ही नहीं है, और वाकई में नहीं जाता है, क्योंकि जीरो डिस्चार्ज में क्या होता है कि जितना भी पानी होता है प्रदूषित पानी, उसको स्टीम बना देते हैं और वो हवा में निकल जाता है स्टीम। तो पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं था, पानी इनका ज्यादा प्रॉब्लम वहां था कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। जी दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वहां जिप्सम बहुत पड़ा हुआ है। अब जिप्सम पड़ा हुआ है तो जिप्सम इतना भी नहीं है कि कंट्रोल में नहीं हो। जिप्सम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई जाती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल। तो मुझे जहां तक मालूम है इस केस में वो गाइडलाइन फॉलो कर रही थी, जी यानी जो भी बोला था उसको कंप्लाई किया जा रहा था कि इसको जिप्सम को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। अब जो जिप्सम वहां पड़ा है उससे ये लोग आजकल ये फैक्ट्रियां उठा लेती हैं वहां से बोर्ड बनाने के लिए, जैसे प्लाईवुड बनता है उस जिप्सम का बोर्ड बनता है, जिप्सम बोर्ड कहलाता है और मार्केट में अवेलेबल है। तो इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं थी। तो ले दे के यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में राजनीति घुस गई है। अब वो राजनीति सुप्रीम कोर्ट में तो उसका फैसला नहीं होगा, वो किसी और लेवल पे होता है और कहीं और होगा। चलिए विजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस केस से जुड़ी हुई जो अहम पहलू हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए। तो संयंत्र अभी बंद रहेगा, लेकिन अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट में इस मामले की नए सिरे से सुनवाई हो। आइए अब हम खबरों में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुलवामा हमले से साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ बातचीत का वक्त बीत गया है और कार्रवाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने ये बात अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉर्सियो मैक्री से आज दिल्ली में शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में कही। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की वकालत की। दोनों देशों के बीच रक्षा, असैन्य, परमाणु और कृषि समेत 10 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉर्सियो मैक्री के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर था। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद अब बातचीत का वक्त निकल चुका है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से हिचक रहे हैं वो एक तरह से इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर हैम्बर्ग डिक्लेरेशन को फौरन लागू करने की जरूरत बताई।
G20 देशों के तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग लीडर स्टेटमेंट के 11 सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करें। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशल डिक्लेरेशन आज अपनी बातचीत के बाद जारी कर रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया। Every kind of terrorist attack, as you said, this goes against what we think should be healthy coexistence and the development of our families and people. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि, पर्यटन के क्षेत्र समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया गया। मॉरिसियो मैक्री मंगलवार को मुंबई में भारत अर्जेंटीना बिजनेस फोरम के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल अर्जेंटीना में आयोजित G20 की बैठक में शामिल होने के लिए वहां गए थे। दोनों देशों के बीच परमाणु, अंतरिक्ष, आर्थिक, वाणिज्यिक, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में व्यापक संबंध है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इधर पुलवामा हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सेना का अभियान जारी है। पिंगलीना इलाके में रविवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है और सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पुलवामा आतंकी हमले का पाकिस्तान मूल का मास्टरमाइंड गाजी रशीद उर्फ कामरान भी शामिल है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक स्थानीय नागरिक की भी मौत की खबर है। घायल जवानों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और राज्य के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। वहीं पुलवामा मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वो आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ICJ में 4 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जिरह करेंगे। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भारत ने कहा कि जाधव निर्दोष है। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमवार से अंतिम सुनवाई शुरू हो गई। अदालत में भारत का पक्ष पूर्व सॉलिसिटर जनरल वकील हरीश साल्वे रख रहे हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव को बिना कॉन्सुलर मदद के लगातार कस्टडी में रखा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान जाधव का इस्तेमाल दुनिया में भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहा है। And finally, having failed in its propaganda against India as a feeble attempt to counter global criticism of its role in cross-border terrorism, Pakistan seeks to raise issues such as India's refusal to allow it to indulge in a freewheeling inquiry into high functionaries without even disclosing the fundamental elements of the alleged offences that are to be investigated and of passports that it allegedly has seized. It is India's case that none of these issues call for resolution and decision by this court. भारतीय पक्ष की दलीलों को पेश करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव केस में वियना संधि का उल्लंघन किया। इस मामले में वो लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। उसने जाधव को उनके अधिकारों से वंचित किया। India therefore seeks relief by way of declaring that the trial by the military court in Pakistan in the facts and circumstances hopelessly fails to satisfy even minimum standards of due process. And being violative of Article 36 of the Vienna Convention, it should be declared unlawful.
Jadhav's continued custody without consular access should be declared unlawful. वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत ने जाधव को कॉन्सुलर मदद देने के लिए 30 मार्च 2016 को पाकिस्तान को याद दिलाया, लेकिन पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान को इस दौरान 13 रिमांडर भेजे गए। जाधव की आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता है, इसका कोई प्रमाणित सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे भारत पहले ही कह चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। पाकिस्तान हमेशा से ही इस मामले पर अड़ियल रवैया अपनाता रहा है। 2016 में शुरू हुई जाधव की कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनातनी हुई। भारत इस मामले पर लगातार कहता आया है कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी से हर दावे को झुठलाने की कोशिश की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुलभूषण जाधव की कहानी शुरू कैसे हुई। 3 मार्च 2016 कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। मार्च 2016 पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें जाधव ने भारतीय जासूस होने की बात कबूली थी। अप्रैल 2016 प्रांतीय बलूचिस्तान सरकार ने जाधव के खिलाफ दायर किए एफआईआर में आतंकवाद और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। अप्रैल 2017 कुलभूषण जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 18 मई 2017 को आईसीजे के 10 सदस्यीय पीठ ने मामले को स्थगित करने तक जाधव को फांसी देने से पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया था। जन सुनवाई के लिए 18 से 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। पाकिस्तान की संवेदनहीनता को दिखाने के लिए एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने 2017 में पाकिस्तान गया था। तब उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। मुलाकात के दौरान जाधव और परिवार सीसीटीवी के निगरानी में थे और उनके बीच एक कांच की दीवार थी। जाहिर है कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने सभी नियम कानून को ताक पर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कड़ी में भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लामबंदी करेगा और पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए जोर लगाएगा। पेरिस में ये बैठक कल से शुरू हो चुकी है और 22 फरवरी तक चलेगी। दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद काटने और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था FATF ने पाकिस्तान को उन 11 देशों की निगरानी सूची में डाल रखा है जहां आतंकवाद को आर्थिक रसद आसानी से हासिल हो रही है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसोसिएटेड जर्नल्स की तरफ से सिंगल बेंच के ITO स्थित हेराल्ड हाउस खाली कराने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और एसोसिएटेड जर्नल्स को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। RBI बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत को मेगा और मजबूत बैंकों की जरूरत है। बैंकों के विलय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात कही। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों द्वारा नीतिगत दर में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो 21 फरवरी को बैंक प्रमुखों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। All schemes cost, but year after year, our experience of the last 5 years has been that there has been a reasonably high growth as far as revenues are concerned. So, at one stage, governments were finding it difficult, particularly in year 12, 13, 14, etc., even to accommodate 28,000 crores in Manrega, the example you gave. Today it's possible to accommodate 60,000 crores because it's transmission of money through the DBT as far as the
weaker sections are itself concerned. So my own experience has been that when we announce schemes and fix a target, they are factored into the budget, which factors in the revenue growth itself. Our experience in the past really has been of the SBI merger. Now it's the second one which is taking place. I think India needs fewer and mega banks which are strong, because in every sense, from borrowing rates to optimum utilization, the economies of scale as far as banking sector are concerned are of great help. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।